गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विशाल सर आप सभी बच्चों का डीडी गुरुकुलम चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए बेटा, आज हम लोग नीट का अगला चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कशन है जो नीट का है ना, उसमें हम लोग 2 लेक्चर लेने वाले हैं। तो यह पहला लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और उसका हम पहले क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ध्यान दो, हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट, है ना, ऑफ द हाइड्रोजन एटम दिया गया है इज -38 किलो जूल पर मोल। तो कह रहा हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोर ऑर्बिट वुड बी। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी दिया गया है और फोर्थ बोर ऑर्बिट का एनर्जी पूछ रहा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। हमें पता है हाइड्रोजन एटम का एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर होगा, क्योंकि जैसे हम हाइड्रोजन एटम बोलते हैं Z1 हो जाता है जो कि कांस्टेंट हो गया। तो Z कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो गया। यानी हम कह सकते हैं E4 डिवाइडेड बाई E2। E4 क्या है? फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी। E2 क्या है? सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए। ये हमारा हो जाएगा n2 स्क्वायर बाई n4 स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। अब ध्यान दो, यहां से आप देख सकते हो E4 इक्वल टू क्या होगा? E2 इंटू n2 स्क्वायर बाई n4 स्क्वायर। E2 सेकेंड बोर ऑर्बिट का एनर्जी कितना है? -328 किलो जूल। n का वैल्यू सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए कितना होगा? 2। फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4 होगा। तो आप ये देख सकते हो ये वैल्यू कितना आ गया? -82 किलो जूल पर मोल। यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपल बोर्स मॉडल बेस्ड क्वेश्चन था, जिसमें हमें पता है एनर्जी का इक्वेशन। आपको बोर्स मॉडल हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एनर्जी क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेकिन जैसे हम हाइड्रोजन एटम बोल देंगे तो हाइड्रोजन एटम बोलते ही जेड का वैल्यू 1 हो गया, यानी ये फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जेड कांस्टेंट है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ये वैल्यू है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी कांस्टेंट है। तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन था। या तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आप क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, मान लो E2 है, एक नॉर्मल स्टूडेंट ऐसे भी सोच सकते हैं E2 जो है वो होगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड पता है, एन का वैल्यू 2 पता है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू, ये जो वैल्यू दिया गया है, यहाँ एन का वैल्यू 2 रखें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाई 4 जो है, यही वैल्यू लगभग हमें -328 किलो जूल पर मोल दिया गया है ना। तो यहां से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से हम 4 का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कभी भी ध्यान दें, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अगर क्वेश्चन दिया जा रहा हो, चाहे वो एनर्जी बेस्ड हो, वेवलेंथ बेस्ड हो, फ्रीक्वेंसी बेस्ड हो, एक सेल का एक ऑर्बिट का दिया गया दूसरे का पूछ रहा, तो हमेशा आप कोशिश करो रिलेशन निकालने का। अगर रिलेशन आपका निकल जाएगा तो हमारा काम क्या होगा? आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा कुछ ये। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, यहां पे देख सकते हो एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज दिया गया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां ध्यान दो, एनर्जी दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछ रहा है यार। तो हमें यहां पता होगा ऑलरेडी कि एनर्जी जो हमारा किसी भी
ऑर्बिट की बात करें उसका एनर्जी होता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये होता है 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक है, ये हमारा रिलेशन होता है टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। किसी भी सेल की अगर बात करें तो उसका जो टोटल एनर्जी एनएच सेल का होगा वो एनएच सेल के काइनेटिक एनर्जी का -1 टाइम्स होगा, और पोटेंशियल एनर्जी एनएच सेल का जो होगा उसका 2 टाइम्स होगा। सॉरी 2 टाइम्स नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए हम उल्टा बोल गए। आपको बताया गया जैसे टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी वो होगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और ये होगा पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। पोटेंशियल एनर्जी का जो हाफ होगा ये रिलेशन होगा हमारा टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हमने 2 लिख दिया था गलती से, तो ये हमारा रिलेशन होता है। अब हमें टोटल एनर्जी दिया गया है और उसी ऑर्बिट का काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा, तो इन दोनों के रिलेशन को आप देखो तो क्या लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट का क्या होगा माइनस ऑफ टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट का, और टोटल एनर्जी हमें दिया गया है कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी का हमें पोटेंशियल एनर्जी पूछता तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख सकते हो क्या होगा 2 इंटू टोटल एनर्जी, यानी उसी सेल का पोटेंशियल एनर्जी होगा 2 इंटू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका काइनेटिक एनर्जी निकल गया, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, तो फिर इन दोनों को ऐड करके आप देख सकते हो टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी देकर पोटेंशियल टोटल एनर्जी कुछ भी पूछे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए यही हमारा रिलेशन है। बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल किसके लिए अप्लीकेबल है, तो आपको पता है बोर्स मॉडल हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब वैसा स्पीसीज जिसके पास क्या हो, विच हैव क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे स्पीसीज जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक इलेक्ट्रॉन होगा, वैसे स्पीसीज के लिए हम बोर्स मॉडल अप्लाई करते हैं। और बोर्स मॉडल अगर कोई हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो उसके लिए ये रिलेशन होगा आपका टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का। क्लियर है? अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n = 1 इज अप्रोक्सीमेटली 0.53 एंगस्ट्रम। कह रहा द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट इज इन। अब ध्यान दो, रेडियस हमें इन जनरल पता है, nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है ना, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस जिसको बोर ऑर्बिट कहते हैं, है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस इनटू n²/z, ये हमारा बोर्स मॉडल का रिलेशन है रेडियस का। अगर हमें फर्स्ट, ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस पता है और nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो वो होगा r0 n²/z, जहां n जो है हमें सेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा और z जो है वो आपका एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सेकेंड ऑर्बिट का, सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या, सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट का हमें रेडियस पूछ रहा, तो ये हमारा फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस जो कि 0.53 एंगस्ट्रम है इनटू n²। आपका n क्या है, सेल नंबर, और सेल नंबर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड सेल के लिए निकाल रहे हैं, तो 2² होगा। हम बात किसके लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का निकाल रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो आप ये देख सकते हैं हमारा आ जाएगा 2.12 एंगस्ट्रम। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए कि किसी भी अगर हम हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करें तो उसका nth ऑर्बिट में जो आपका है ना इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस जो होगा वो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस इनटू n²/z होता है, जहां r हमारा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट है, n सेल नंबर है, z एटॉमिक नंबर है। तो हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका इसका ऐसे भी था, हाइड्रोजन के लिए पूछा गया था, तो आपको पता है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है,
तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं R2/R1 इक्वल टू N2 स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। N2 क्या मतलब सेकेंड सेल नंबर, तो ये 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो R2 इक्वल टू 4R1 होगा, 4 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉन, ये आ जाएगा हमारा 2.12 एंगस्ट्रॉन। क्लियर है? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे, ये हमारा दे रहा, इन ए बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन jumps from n equal to 2 to n equal to 1 to n equal to 3, कह रहा हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब। सबसे पहले ये समझना है हमें, हम किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की अगर बात करें, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना क्लोज जाएगा, एनर्जी हमारा डिक्रीज होता जाएगा, टोटल एनर्जी डिक्रीज होगा। कब? जब ये आपका क्या होगा, यानी अगर हम न्यूक्लियस से डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का आर बोलते हैं, तो आर का वैल्यू जितना कम होगा एनर्जी उतना कम होगा, और आर का वैल्यू जितना ज्यादा होगा एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो n इक्वल टू 1 टू n इक्वल टू 3, तो थर्ड सेल का आर ज्यादा होता है, थर्ड सेल का आर ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 पे जा रहा, तो हम ये देख सकते हैं 1 से 3 जाते समय r का वैल्यू बढ़ रहा, यानी एनर्जी बढ़ रहा। एनर्जी बढ़ने का मतलब फर्स्ट सेल के पास एनर्जी कम है, थर्ड सेल के पास एनर्जी ज्यादा है। तो कोई इलेक्ट्रॉन 1 से थर्ड जा रहा, यानी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जा रहा, तो एनर्जी हमेशा क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो ध्यान दें, सेल नंबर जब इंक्रीज होगा तो उस समय हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हमारा सेल नंबर डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एनर्जी हमारा क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ये हमेशा ध्यान दें, जब भी हमारा n का वैल्यू बढ़ेगा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि n बढ़ने का मतलब एनर्जी बढ़ना, और एनर्जी कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। n कम होने का मतलब एनर्जी कम होना, क्योंकि एनर्जी हमारा क्या है, एनर्जी हमारा n के डायरेक्टली मतलब n के मतलब प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनल है। n बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा n का वैल्यू अगर डिक्रीज करेगा तो एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम कैसे करेगा, एनर्जी को एमिट करके। और एनर्जी एमिट किस फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। एनर्जी एब्जॉर्ब भी किस फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। तो चलो इस क्वेश्चन में कह रहा हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड, तो एनर्जी पहला बात एमिटेड और एब्जॉर्ब कर रहा, तो सेल नंबर बढ़ रहा तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, तो E3 माइनस E1। E3 हमारा हायर एनर्जी लेवल है, E1 हमारा लोअर एनर्जी लेवल है। इन दोनों का जो एनर्जी गैप होगा उतना एनर्जी हमारा क्या होने वाला है, एब्जॉर्ब होने वाला है। तो अब यहां पे ध्यान दो कैसे हम ये निकालेंगे, उस चीज को समझते हैं। अब यहां ध्यान दो, अगर हम आप चेंज कर लोगे यार, आपको पता है ना 1 इक्वल टू 10 के पावर माइनस 7 जूल, है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल। तो ये आपको रिलेशन पता है तो आप चेंज कर लोगे। E3 का एनर्जी क्या होगा, सिंपल। तो ध्यान दो, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, बोर्स मॉडल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम दिस टू दिस, हाउ मच एनर्जी विल बी एमिटेड और एब्जॉर्ब। यहां ध्यान दो, E3 कितना होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अगर यहां कुछ नहीं दिया गया तो Z हम 1 ले रहे हैं, तो Z हमारा 1 है, डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z हमारा 1 तो है ही, और बाई क्या 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे
ये आंसर हमारा किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप अर्ग में चेंज कर लेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे दो चीज समझने का था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो यहां ध्यान दो, जैसे इलेक्ट्रॉन सेल से दूर जाएगा आर का वैल्यू बढ़ेगा, उसका एनर्जी बढ़ेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आएगा, आर घट रहा, एनर्जी का वैल्यू भी क्या होगा, घटता जाएगा। तो अगर हमारा सेल नंबर बढ़ेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, और सेल नंबर जब डिक्रीज करेगा तो एनर्जी एमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और जब भी 3 से 1 जा रहा या 3 से 4 जा रहा, कहीं भी जा रहा, तो एनर्जी जो एब्जॉर्ब या एमिट होगा वो एनर्जी डिफरेंस के बराबर होगा। यानी थर्ड सेल और फर्स्ट सेल का जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अगला हमें क्या दिया गया है, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, n इक्वल टू 1, है ना। द रेडियस ऑफ Li2 प्लस आयन इन ए सिमिलर स्टेट, यानी इसका भी ग्राउंड स्टेट में ही पूछ रहा। तो ध्यान दो, ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा मतलब n कांस्टेंट है, तो आपको पता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होता है इफ n इक्वल टू कांस्टेंट। n कांस्टेंट है कैसे पता, क्योंकि 1 के बारे में कह रहा, 1 फर्स्ट सेल के बारे में ही कैसे कह रहा, ये कैसे पता, क्योंकि हमें ग्राउंड स्टेट दिया जा रहा, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, हमारा पहला इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, फर्स्ट सेल में, वो उसका ग्राउंड स्टेट होगा। और ग्राउंड स्टेट से जैसे वो एनर्जी उसका बढ़ेगा वो हम कहेंगे एक्साइटेड स्टेट है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आर का आपको फॉर्मूला पता है, आर नॉट एन स्क्वायर बाई जेड होता है, एन कांस्टेंट होगा तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होगा। यानी हम कह सकते हैं R2 बाई R1 का फॉर्मूला हमारा क्या है, Z1 बाई Z2। तो यहां ध्यान दीजिए, रेडियस ऑफ लिथियम आयन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब Z1 क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारा क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाई एटॉमिक नंबर ऑफ Li2 प्लस। तो आप यहां देख सकते हैं रेडियस ऑफ Li2 प्लस क्या होगा, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो कि 0.53 एंगस्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 है, लिथियम आयन का एटॉमिक नंबर 3 है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये अप्रोक्स हमारा कितना आएगा, 0.17 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो इसमें हमें बस वो रिलेशन आपको पता हो, हमने कई बार कहा आपको कि जब भी किसी एक एटम का रेडियस दिया गया है, दूसरे एटम का रेडियस पूछ रहा हो, तो हमेशा आप रिलेशन देखें। या तो आपका यहाँ तो n कांस्टेंट था, n कांस्टेंट नहीं भी होगा, z कांस्टेंट नहीं भी होगा, तो भी हम क्या लगा सकते हैं, R2 बाई R1 क्या लगा सकते हैं, n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर इंटू Z1 बाई Z2। तो इससे हमारा एक का रेडियस दिया गया है और दूसरे का पूछ रहा, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ना। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी एक पर्टिकुलर एटम का रेडियस दिया जाए और किसी दूसरे पर्टिकुलर एटम का पूछा जाए, तो हम इस तरह से रिलेशन का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारा रेडियस में रिलेशन है, स्पीड में रिलेशन है ना, एनर्जी का रिलेशन है, टाइम पीरियड का रिलेशन है। तो कुछ भी पूछा जाए हम उसका डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट। क्या ध्यान दो, हमें कहा जा रहा, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट। अब ध्यान दो, एटॉमिक हमारा स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम वो हमारा डिपेंड किस पे करता है, हमारा स्पेक्ट्रम डिपेंड किस पे करता है, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर नहीं, बेसिकली हम कह सकते हैं स्पेक्ट्रम हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना। तो यहां पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा स्पेक्ट्रम डिपेंड करेगा। तो He हीलियम का अगर बात करें तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां आप देख सकते हो ए ऑप्शन में हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑप्शन लिथियम प्लस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा ऑप्शन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है,
चौथा ऑप्शन He+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए हीलियम का स्पेक्ट्रम किसके सिमिलर होगा? तो सिंपल लिथियम प्लस आयन के सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो स्पेक्ट्रम भी उनका क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ r इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑफ बोर ऑर्बिट, द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन बाय। तो ये तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है, r क्या होता है? r0n²/z, है ना। तो हमें कह रहा द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन जैसे बोला Z1 हो गया, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या होगा? r0n²। यही r0 का वैल्यू हमें r दिया गया है, यानी हम कह सकते हैं rn² जो होगा ये nth ऑर्बिट का रेडियस होगा। nth ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? rn², जो कि आंसर क्या होगा हमारा? A। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये रिलेशन बहुत यूज आता है यार। जैसे स्पीड का रिलेशन आपको पता है, v हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Z/n। r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? n²/z। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? Z²/n²। तो ये रिलेशन को हमें ध्यान रखना है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे जहां पे इसका हम यूज डायरेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन द हाइड्रोजन एटम द de Broglie wavelength of an electron in the second Bohr orbit is। अब ध्यान दो, de Broglie wavelength 2πr = n लैम्डा, है ना। 2πr हमारा किसके इक्वल होता है? n लैम्डा के इक्वल होता है। यहाँ पे यही लैम्डा हमारा क्या है? ये हमारा लैम्डा है de Broglie wavelength। तो de Broglie wavelength का फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हो कि de Broglie wavelength क्या होगा? 2πr/n। अब यहाँ पे ध्यान दो, पाई के फॉर्म में तो ऑप्शन दिया ही है, तो हम पहले 2π। r क्या होगा? यहाँ पे देखो r क्या होता है? r0 क्या है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट का रेडियस, जो कि हमें कहा गया है कि a0 को आप एज्यूम कीजिए, a0, और r का वैल्यू क्या होता है? n²/z, और पहले से भी n है, तो यहां देखिए क्या आ गया? 2πa0n/z। तो यहां देखिए लैम्डा हम निकाल किसके लिए रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए, तो Z1 हो जाएगा, यानी आंसर होगा 2πa0n। तो यहां सबका वैल्यू रखते हैं। 2πa0 का वैल्यू देखो, a0 का वैल्यू अगर हम एंगस्ट्रम में ले तो कितना हो जाएगा? 0.529, है ना। पिकोमीटर में ही लेना है, तो चलो पिकोमीटर में ही, आंसर हमारा पिकोमीटर में दिया गया है 52.9। n का वैल्यू कितना है? सेकेंड है, तो 2 ले लेंगे, तो यहां देखो 4 आएगा, 4 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 211.65। ये हमारा de Broglie वेवलेंथ होगा, किसमें? सेकेंड बोर ऑर्बिट के केस में। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो हमारा P हो जाएगा। हमने सिंपल क्या किया? 2πr = n लैम्डा होता है, यही लैम्डा de Broglie वेवलेंथ होता है। r का वैल्यू हम पहले भी कितनी बार बता चुके हैं, इसको a0 r0 जो मर्जी बोल लो, r0n²/z, बट ये होता क्या है? ये होता है हमारा रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और ये हमारा रेडियस ऑफ क्या होता है? nth ऑर्बिट, यानी जिसका हमें निकालना है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होता है। n क्या है? सेल नंबर हम बार बार बता चुके हैं, ये लास्ट बार आपको बताया जा रहा। z क्या हमारा? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे हमने r का वैल्यू रख दिया a0n²/z, a0n²/z पहले से n था, n एक कैंसिल हो गया, एक n बचा। हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो Z1 होगा 2πa0n, n का वैल्यू 2 है और a0 का वैल्यू 52.9 है। सॉल्व करेंगे, आंसर B आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे ध्यान दो, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है। यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया गया है
और उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर दिया गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और 175 जो है वो हमारा मास नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता होगा। अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो यहाँ ध्यान दो, इस पे क्या कोई चार्ज तो नहीं दिख रहा ना, तो फॉर न्यूट्रल एटम आपको पता है एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, और ये इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो ये हमारा न्यूट्रल एटम है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इक्वल होगा, और वो किसके इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना है 71। अब बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर जो है हमारा वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां ध्यान दो, मास नंबर हमें ऑलरेडी दिया गया 175, प्रोटॉन का नंबर हम लोग निकाल चुके हैं 71 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारा क्या होगा 104। तो 104 न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 71 आया। तो आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए। प्रोटॉन 71 है, न्यूट्रॉन 104 है, इलेक्ट्रॉन 71 है, यानी आंसर जो होगा हमारा ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर क्यों लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास यानी इलेक्ट्रॉन का मास विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेग्लेजिबल होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास 1 होता है। तो ये सब बातें आपको पहले से पता है, तो हम इसलिए हम आपको बता दिए। इसमें सिंपल करना है, ऊपर वाला जो टर्म है ये मास नंबर को बता रहा, नीचे वाला एटॉमिक नंबर को। और कोई भी न्यूट्रल एटम है तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, उससे हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकल गया। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास नंबर पता है, प्रोटॉन नंबर पता है, तो हम न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0.66 kg बॉल इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी। अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो हमारा h बाई लीनियर मोमेंटम यानी mv होता है। अब h का वैल्यू हमें दिया गया है 6.6 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास का वैल्यू देखो दिया गया है 0.66 kg, और साथ में हमें क्या दिया गया है, स्पीड का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। तो सारा वैल्यू हमने ऐसा यूनिट में रखा, तो लैम्डा जो कि वेवलेंथ है ये हमारा यूनिट इसका मीटर आएगा। तो सबसे पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर 10 आएगा ना, ये 10 और 10 के पावर माइनस 34, 10 के पावर माइनस 33 हो जाएगा। 10 के पावर माइनस 33 बाई 100 क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर। तो ये लैम्डा का वैल्यू हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर, यानी जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। तो ये लैम्डा हमें ध्यान रखना है, ये यहीं से ध्यान रखो, ठीक है, mv बाई h। चलो यहां पे देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया गया है B2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ध्यान दो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने का क्या मतलब हुआ, वैसे स्पेसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वैसे स्पेसीज को हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यानी B2 प्लस की बात जब हम कर रहे हैं तो बेरिलियम के पास इसका अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता, 2 प्लस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, यानी इसके पास है कितना 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें ABCD चारों ऑप्शन में से देखना होगा
किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो बेरिलियम 2+ और उस ऑप्शन के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम कहेंगे वो एक दूसरे का क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो H+ देखो, H+ के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। Li+ की बात करते हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन Na+ की बात करें तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2+ की बात करें तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बताओ बेरिलियम 2+ के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लिथियम आयन यानी Li+ के साथ वो क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। यानी आंसर हमारा सिंपल बी होगा। और इस क्वेश्चन के लिए बस आपको ये जानना था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब वैसे स्पीशीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहां पे ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। कह रहा इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज। तो सबसे पहले हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो हमें पता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है, तो ये बताता है हम कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें देयर विल बी सम एरर, कुछ ना कुछ एरर होगा। तो वही आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम में जो एरर होगा उसका प्रोडक्ट जो होगा वो h/4 से बड़ा होगा। अब आगे क्वेश्चन कह रहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, यानी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो आपस में इक्वल है। और फिर पूछ रहा वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बताओ। तो सबसे पहले डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा x दिया गया, लेकिन इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, m डेल्टा v से करेंगे। क्यों, क्योंकि समझो हमें वेलोसिटी बताना है, इसलिए डेल्टा x को हमें डेल्टा p के टर्म्स में लिखना होगा और डेल्टा p को हमें m डेल्टा v के टर्म्स में लिखना होगा। तब हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का हमारे पास ये इक्वेशन है, डेल्टा p इक्वल टू डेल्टा x है और डेल्टा p हमारा m डेल्टा v के बराबर होता है। तो अगर हमें डेल्टा v का वैल्यू निकालना है तो आपको डेल्टा x को डेल्टा p के टर्म्स में लिखना होगा और डेल्टा p को m डेल्टा v। तो डेल्टा x को डेल्टा p अगर हम लिखते हैं तो डेल्टा p इंटू डेल्टा p आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, डेल्टा p स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा h/4 तो आप देख सकते हो डेल्टा p जो होगा वो हो जाएगा 1/2 अंडर रूट h/पाई। यहां से देखिए डेल्टा p हमारा क्या होगा, m डेल्टा v। तो यहां से आप देख सकते हो आंसर जो हमारा होगा डेल्टा v का वैल्यू वो हो जाएगा 1/2m अंडर रूट h/पाई, h डिवाइडेड बाई पाई। यहाँ पे देखिए यही डेल्टा v का वैल्यू आया, यानी हमारा आंसर जो होगा वो आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ हमने इक्वल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए हम अनसर्टेनिटी जो है वो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना, तो हम मिनिमम अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें कहे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी बताइए तो हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी जो निकाल रहे हैं ये मिनिमम अनसर्टेनिटी है। तो ये अंडरस्टूड है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा या नहीं गिवन है तो भी हम मिनिमम अनसर्टेनिटी निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इससे बड़ा होगा तो इससे बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो सकता है, हम मिनिमम अनसर्टेनिटी को निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो फिर से क्या दिया गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर, यानी हमें चेक करना है कि ऑप्शन में जो वैल्यू दिया गया उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। तो पहले ऑप्शन में CO CN-, NO+ और C2 2- दिया गया है। देखो कार्बन 6 और 8 कितना हुआ, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन 6 नाइट्रोजन 7, 6 और 7 13, -1 का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया है, ऐड किया है, तो 13 और 1 कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन।
नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 9 और 7 और 8 15, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो 15 में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो कितना होगा 14 इलेक्ट्रॉन। C2 2 माइनस, यहां ध्यान दो, कार्बन 6, दो कार्बन पे 12, 2 माइनस का मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने ऐड किया है, एक्सेप्ट किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, तो 12 में दो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो चारों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। बाकी को आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, वो क्या दिया गया है CO माइनस, CN, NO, C2 माइनस, तो आप देख सकते हो ये 13 इलेक्ट्रॉन है, NO जो है वो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो चेक करने का मतलब ही नहीं है। जब अलग हो गया, चारों सेम होना चाहिए ना, तब तो वो एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तीसरा ऑप्शन अगर आप चेक करें, यहाँ पे ध्यान दो, तो फिर से हमें गलत आएगा। ये हमारा कितना है 12 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा कितना है 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ देख सकते हो फिर से गलत हो गया, ये हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। यहाँ पे देखें फिर से हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। C2 के पास 12 इलेक्ट्रॉन और NO के पास 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये डिफरेंट नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक जब भी हम बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वैसा स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ऐसे स्पीसीज को हम क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, प्लैंक कांस्टेंट दिया गया है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट of velocity within a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए, हमें अनसर्टेनिटी वेलोसिटी का पूछ रहा, तो सिंपल हमें पता है यार, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा h/4 डेल्टा एक्स हमें कितना दिया गया है 0.1 एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन को हम मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा। डेल्टा पी क्या होगा m इंटू डेल्टा बी, m का वैल्यू 9.11 इंटू 10⁻31 kg m हो गया, इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, h का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 बाई 4 पाई, पाई का वैल्यू आप 3.14 ले सकते हैं। यहां से हमारा डेल्टा v का वैल्यू निकल जाएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। एक अननोन एक इक्वेशन, फिर से हम यहाँ डेल्टा v कौन सा निकालेंगे मिनिमम अनसर्टेनिटी, क्योंकि मैक्सिमम हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हम हमेशा मिनिमम अनसर्टेनिटी को निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें यही बताता है कि हम कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम का एग्जैक्ट वैल्यू साइमल्टेनियस एक पॉइंट पे एक साथ हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, और वो मिनिमम एरर जो होगा वो हमारा h/4 पाई होगा। पोजीशन और मोमेंटम में जो एरर होगा उसका प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू h/4 पाई होगा। यही हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया गया था, हमें पता है p क्या होता है mv, तो डेल्टा p हमारा होगा m डेल्टा v, तो हमने डेल्टा p को m डेल्टा v से रिप्लेस किया, एक अननोन था डेल्टा v, वो हमारा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। तो ध्यान दो, विजिबल रीजन क्या है, विजिबल रीजन वो रीजन है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो वेवलेंथ का रेंज है, जिस रेंज को अपना आई देख सकता है, और हमारा आई जो जिस वेवलेंथ को देख पाता है वो हमारा होता है 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, यही हमारा अप्रोक्स वैल्यू होता है विजिबल रेंज का। तो वो आप देखोगे कि ये वेवलेंथ का जो ये वैल्यू है वो हमारा हाइड्रोजन एटम के केस में किसमें आता है बाल्मर सीरीज में आता है। आप उसका एनर्जी कैसे निकालोगे,
एनर्जी निकाल लोगे ना यार बाल्मर सीरीज में। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, जब कोई लाइन हमारा हायर एनर्जी लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो हमारा सीरीज क्या कहलाएगा, बाल्मर सीरीज। तो मान लो अगर हमारा थर्ड से इलेक्ट्रॉन 2 पे आ रहा तो हम एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई निकाल सकते हैं ना, E3 माइनस E2, ये एनर्जी डिफरेंस होगा। ये एनर्जी क्या होगा, Hc बाई लैम्डा। तो एनर्जी हमें हाइड्रोजन एटम का सेकेंड और थर्ड सेल का पता है, H वैल्यू पता है, C वैल्यू पता है, तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, लैम्डा। तो ये लैम्डा जो निकालेंगे हम देखेंगे इसके बीच में वैल्यू आ रहा, मतलब बाल्मर सीरीज में हमें विजिबल रीजन दिखेगा, यानी बाल्मर सीरीज का जो वेवलेंथ आएगा बाल्मर सीरीज में वो इसके बीच आ रहा, और इसलिए हम कह सकते हैं बाल्मर सीरीज के केस में हमें विजिबल रीजन मिलेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, हमें दिया गया है द पोजीशन ऑफ बोथ एन इलेक्ट्रॉन एंड ए हीलियम एटम इज नोन विद इन 1 नैनोमीटर। फर्दर द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन विद इन 5 into 10 to the power minus 27 6 kg मीटर पर सेकेंड। अब यहां ध्यान दो, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द हीलियम एटम पूछ रहा। सबसे पहले यहां ध्यान दो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है हमारा h/4 है, इलेक्ट्रॉन और हीलियम दोनों का डेल्टा एक्स वैल्यू सेम है, तो डेल्टा पी वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। डेल्टा पी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा हमारा इक्वल होगा डेल्टा पी ऑफ हीलियम, और इलेक्ट्रॉन का डेल्टा पी वैल्यू पता है तो यही हमारा हीलियम का हो जाएगा 5 इंटू माइनस 10 टू दावर माइनस 26 केजी मीटर पर सेकेंड, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा गया था कि क्या आपको ये बात पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी जो है वो हमारा कांस्टेंट है। अगर हम मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो मिनिमम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमारा कांस्टेंट होगा। अगर दो अलग अलग पार्टिकल का डेल्टा एक्स कांस्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है ही, तो ऑटोमेटिक हमारा डेल्टा पी वैल्यू भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक का डेल्टा पी वैल्यू दिया गया है, यही डेल्टा पी वैल्यू दूसरे एटम या आयन के लिए होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हमें डेल्टा पी दिया गया था, यही डेल्टा पी हमारा हीलियम एटम के लिए हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सिंपल यहां पे ध्यान देंगे हमारा डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का वैल्यू सेम है, और डेल्टा एक्स भी सेम होगा तो ऑटोमेटिक डेल्टा पी का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल करस्पॉन्डिंग टू लाइट ऑफ वेवलेंथ। अब ध्यान दो, किसी भी लाइट का वेवलेंथ दिया गया है यार और एनर्जी पूछा जा रहा, तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं यार। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी पता है, एनर्जी क्या होता है, Hc बाई लैम्डा। H दिया गया है 6.63 इंटू 10 के पावर माइनस 34, C स्पीड ऑफ लाइट हमें दिया गया है 3 इंटू 10 के पावर 8, और लैम्डा का वैल्यू 45 है नैनोमीटर में, तो मीटर में कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 9। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना आएगा 17 हो जाएगा 15 18, तो ये 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 आ रहा, यानी आंसर जो होगा वो हमारा डी हो जाएगा। यहाँ देखो ये पावर 10 के पावर माइनस 17 हो प्लस 17 होगा, और यहाँ माइनस 34 है तो माइनस 17 होगा। यहाँ पे ये 18 आ रहा, 18 को 180 के आसपास आप बनाओगे, 18 नहीं 19 आ रहा, तो इसको आप अगर 19 को 190 बनाएंगे तो पावर माइनस 18 आ जाएगा, और उसको 190 के आसपास के वैल्यू को 45 से करेंगे तो अप्रोक्स हमारा 4.42 इंटू 10 के पावर माइनस 18 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं था, बस हमें ये जानना था कि किसी भी फोटोन की बात करें तो फोटोन का एनर्जी Hc बाई लैम्डा होता है। इसी को हम लिख सकते हैं Hc v बार, ये क्या है वेव नंबर, ये क्या है वेव नंबर, और ये क्या हमारा
वेवलेंथ। और यही एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या, बताओ, एच न्यू, क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी जो होता है वो होता है सी बाई लैम्डा। तो एच न्यू जो है वो हमारा एनर्जी होगा, एच सी बाई लैम्डा, एच सी वी बार। तो ये जो भी दिया गया हो, अगर फ्रीक्वेंसी देकर एनर्जी पूछेगा तब भी हम निकाल सकते हैं, वेव नंबर देकर एनर्जी पूछेगा तब भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 1/लैम्डा जो होता है वेव नंबर होता है, c/लैम्डा जो है वो फ्रीक्वेंसी होता है ना। इस तरह से कुछ भी दिया जाए तो इस ये हमारा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्डिनरी क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट दे दिया गया है यार सब कुछ, लैम्डा भी दे दिया, एच भी दे दिया, सी भी दे दिया, और कह रहा एनर्जी निकालो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, फॉर्मूला अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, uncertainty in position of an electron moving with a velocity of this accurate up to 0.001% will be। तो ध्यान दो, स्पीड हमें दिया गया है और कह रहा है ये एक्यूरेट इतना तक है, तो डेल्टा वी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 3 × 10⁴ इंटू 0.001/100। तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, डेल्टा वी का वैल्यू आ गया। अब आगे कह रहा आपको कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बताएं, तो फिर हम लोग सिंपल इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ रहा है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमारा h/4 होगा, ठीक है। डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को हम लिख सकते हैं m डेल्टा वी, है ना, m डेल्टा वी h/4 तो यहां ध्यान दो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, डेल्टा वी का वैल्यू हमें पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है, पाई का वैल्यू पता है, 4 का वैल्यू पता है। तो सारा हमारे लिए नोन टर्म्स है, मास है ना, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्ट हमारा डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो वैल्यू दिया गया है उसको ही यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, डेल्टा एक्स, है ना, इसी को सेंटीमीटर को चाहे तो हम लोग मीटर में चेंज कर सकते हैं, 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डेल्टा एक्स मास हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। डेल्टा वी का वैल्यू हो जाएगा 3 × 10⁻³ ये हमारा इक्वल होगा किसके, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34/4 × 3.14। यहां से देखो डेल्टा एक्स जो आएगा वो आएगा इन मीटर, उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। कैसे चेंज करेंगे यार, 100 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर वैल्यू आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत हो रहा तो भी आप इसको देख सकते हो, या फिर आप सिंपल ये भी कर सकते थे कि एच का वैल्यू आप अर्ग में लेकर और उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो जैसा आपको सही लगे वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है कि कभी भी हम एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर होगा, और मिनिमम एरर जो होगा वो हमारा h/4 होगा। तो h/4 जो हमारा मिनिमम एरर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें डेल्टा वी का वैल्यू पता था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, तो हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी डाउट हो या आप पूछे, है ना। हम लोग E1 एंड E2 ऑफ टू रेडिएशंस आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। आगे कह रहा द रिलेशन बिटवीन दियर वेवलेंथ्स दैट इज λ1 एंड λ2 विल बी। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो, एनर्जी हमारा होता है Sc/λ, H कांस्टेंट C कांस्टेंट, तो हम कह सकते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी E2/E1 जो होगा वो होगा λ1/λ2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, E2 का वैल्यू हमें 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, E1 का वैल्यू हमें 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। अब λ1/λ2 यहां से देख सकते हो ये 2 आएगा, λ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2λ2, यानी आंसर जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। दूसरा तरीका देखने का ये था
कि एनर्जी हमारा E2 का E1 का डबल है, तो एनर्जी डबल तो वेवलेंथ आधा, यानी E2 का एनर्जी E1 का डबल है, तो E2 यानी जो है उसका वेवलेंथ पहले वाले का वेवलेंथ का क्या होगा, हाफ होगा। यानी यहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते थे λ1/2 λ2, यानी आंसर बी हो जाता। तो हम हमेशा ये रिलेशन ध्यान रखना है, बार बार कह रहे हैं, अगर यार अगर आपको कभी भी एक दिया गया है दूसरा पूछ रहा, इस तरह की चीजें हो या रिलेशन पूछा जाए, तो हमेशा में ध्यान रखना है एनर्जी और लैम्डा, जैसे E1 E2 दिया गया, λ1 λ2 में पूछा जा रहा रिलेशन, तो ये ध्यान रखना है एनर्जी लैम्डा का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हम उसके साथ ये रिलेशन लगा सकते हैं। आ रहा समझ में? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हम डायरेक्ट एनर्जी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा लगाकर हम λ1 और λ2 में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, क्या रहा, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइन इन बाल्मर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। सबसे पहले बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है, हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल पे आए। अब कह रहा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यहां पे ध्यान दो, अभी तुमने देखा एनर्जी और वेवलेंथ का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन। तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट कह रहा, यानी कह रहा ये एनर्जी क्या निकालना है, मिनिमम एनर्जी। तो आपको पता है जैसे जैसे सेल के बीच में डिफरेंस बढ़ेगा एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। तो मिनिमम एनर्जी कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल से सेकेंड सेल में आएगा। सेकेंड सेल में आएगा तब हम कहेंगे वो हमारा किस सीरीज का लाइन है, बाल्मर सीरीज का। मिनिमम एनर्जी कब मिलेगा, जब वो जस्ट ऊपर से आएगा, क्योंकि जितना ऊपर से आएगा एनर्जी बढ़ता जाएगा, एनर्जी बढ़ने का मतलब वेवलेंथ कम होता जाएगा। हमें लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बताना है, मतलब मिनिमम एनर्जी, यानी सेकेंड पे सेल पे इलेक्ट्रॉन तो आएगा लेकिन जस्ट 3 से आएगा, तो 3 और 2 का जो एनर्जी डिफरेंस होगा ये मिनिमम एनर्जी डिफरेंस होगा। तो यहां पे ध्यान दीजिए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ अगर कहा जा रहा तो यहाँ पे सेकेंड सेल में E2 आपको एनर्जी पता है, E2 कितना होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E3 कितना होता है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप देख सकते हैं एनर्जी मिनिमम जो हमारा होगा है ना, वो कितना आ जाएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस, और यही एनर्जी हमारा किसके इक्वल होगा बताओ, 1240/λ, है ना। तो यहां से लैम्डा हमारा नैनोमीटर में आ जाएगा 1240/1.89, यानी इसको अप्रोक्स हम चाहें तो 1240/1.9 लिख सकते हैं, है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये लगभग 656 नैनोमीटर के आसपास का आंसर आ रहा है अप्रोक्स में। फटाफट हमने किया, अप्रोक्स में ये वैल्यू आ गया। तो इस कॉन्सेप्ट में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है यार, अगर हमें जब भी कहा जाए, मान लो हम इसको क्वेश्चन समझ गए होंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कहा जाए लाइमन सीरीज में हमें मिनिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, मिनिमम वेवलेंथ अगर हमें चाहिए तो ट्रांजिशन कौन सा होगा, तो लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा होगा, फर्स्ट सेल पे। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी कब मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन हमारा इनफाइनाइट से आएगा। सिमिलरली अगर हमें कहा जाए बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज में कहा जाए कि बाल्मर सीरीज में हमें मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा कब, कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम वेवलेंथ मिलेगा, तो बाल्मर सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ कहां रहा, 2 से हायर एनर्जी से आ रहा, तो मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहां से आए, इनफाइनाइट से आए। सिमिलरली अगर हमें कहा जाए लाइमन सीरीज का, आपको बताओ हमें मैक्सिमम वेवलेंथ कब मिलेगा, तो मैक्सिमम वेवलेंथ बोलने का मतलब ही है कि हमें क्या चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। और मिनिमम एनर्जी यहां पे ध्यान दो, पहले तो लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन आ कहां रहा, फर्स्ट सेल पे आ रहा, और मिनिमम एनर्जी का मतलब
जस्ट ऊपर यानी फर्स्ट सेल के जस्ट ऊपर कौन है, सेकेंड, यानी ये 2 से 1 ट्रांजिशन की बात कर रहा। तो इस तरह से मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ देकर भी आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा ट्रांजिशन हो रहा। ट्रांजिशन पता चल गया तो आप इनका एनर्जी निकाल सकते हो, एनर्जी पता चल गया तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, है ना। वेवलेंथ निकल जाए तो वेव नंबर आप निकाल सकते हो। तो जो भी पूछा जाए बस आपको लाइन समझना होगा। मिनिमम वेवलेंथ, एनर्जी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब मिनिमम एनर्जी। क्लियर है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ध्यान दो, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon। अब देखो लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन कह रहा है, तो हमें यह ध्यान रखना है अगर दो कंजिक्यूटिव सेल का एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो जैसे जैसे मान लो n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 6 है। तो जैसे अगर हम 5-6 का एनर्जी डिफरेंस और 5-4 का पूछे तो कौन सा एनर्जी डिफरेंस हमारा सबसे कम होगा, 5-6 का। 5-4 से ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका होगा, 3-4 का। 3-4 से ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका होगा, 3-2 का। 3-2 से भी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका होगा, 2-1 का। क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो यार, एनर्जी आपको पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करके मैथमेटिकल इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है डेल्टा ई क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ n1 n2 का वैल्यू रख रख कर आप देख सकते हो कि कौन से केस में लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन होगा। तो लिस्ट एनर्जी फोटोन, अगर लिस्ट एनर्जेटिक फोटोन निकालना है तो वो हमें दिख रहा, वो किस केस में होगा, सी के केस में होगा। क्योंकि ये हमारा एक सेल का एनर्जी डिफरेंस है और ऊपर का जितना हाइयर सेल में एक सेल का एनर्जी डिफरेंस होगा, हाइयर सेल में वो लोअर सेल में एक सेल के एनर्जी डिफरेंस से क्या होगा, कम होगा। लोअर सेल में जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हाइयर सेल में जो हम एनर्जी डिफरेंस लेंगे। या दूसरा तरीका है कि हम इस पे वैल्यू रख रख कर चेक करें। जैसे ए में अगर मान लो वहां पे हम ये देख सकते हैं ना, जिसका वैल्यू ये मिनिमम होगा उसी का एनर्जी मिनिमम होगा, क्योंकि डेल्टा ई जो है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बस इसका वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ गया, 35/36। बी ऑप्शन में देखो क्या होगा, 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ये हमारा कुछ 100 हुआ है ना, ये 9/100 हो जाएगा। सी ऑप्शन देखो क्या होगा, 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ये कितना होगा हमारा, कुछ 900 है ना, और 11 हो जाएगा। अब चौथा ऑप्शन देखो ये कितना होगा, 1/3 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। ये कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा। तो इसका वैल्यू आप सब में कैलकुलेट कर लें। आप देखो सबसे कम वैल्यू किसका है, सबसे कम वैल्यू किसका है यार, यहाँ देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 81 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सबसे कम वैल्यू जो है वो हमारा, सॉरी, सबसे कम वैल्यू जो है वो हमारा किसका आ रहा, सी के केस में आ रहा। क्लियर है? सी के केस में हमारा सबसे कम वैल्यू आ रहा। आप सब में कैलकुलेट कर करके देख लो, सब में कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे सबसे कम वैल्यू हमारा सी का आ रहा। इसका रेशियो आप निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो, इसका रेशियो निकाल लो, है ना। तो आप देखोगे इसका रेशियो निकाल लो तो आप यही देखोगे सबसे कम वैल्यू सी का है, तो सी आंसर हो जाएगा। ये हुआ आपका फॉर्मूला से निकालना। दूसरा तरीका हमने बताया कि जब भी हम ऊपर वाले सेल में एनर्जी डिफरेंस, ये ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो
4 और 5 का हमें 4 5 का मतलब 5 से 4 का एनर्जी डिफरेंस देखना है और 6 से 5 का देखना है। तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा। इससे ज्यादा होगा 4 से 3, इससे ज्यादा होगा 3 से 2। यानी ऊपर सेल में ऊपर के तरफ अगर हम जाएं, अगर हम यानी लोअर सेल की बात करें, लोअर सेल नंबर में जब हम एनर्जी डिफरेंस देखेंगे तो ये ज्यादा होगा, बट हायर सेल के केस में एनर्जी डिफरेंस हमारा क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जो भी आपको मेथड सही लगे इस क्वेश्चन में आप चाहते तो ऑप्शन देखकर भी आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा आज का सारा क्वेश्चन खत्म हुआ, यानी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग जैसे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ना, उन सब पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन हमारा रिमेनिंग बचा हुआ है उस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ऐसे ही आप सभी बच्चे हमसे जुड़े रहे और इसी तरह आप सभी बच्चों हम लोग मुझे प्यार देते रहे। धन्यवाद।